महाभियोग आर्टिकल 61 महाभियोग कैसे होता है। हम और भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उसको लास्ट में देखेंगे, एक बार रिकॉल करेंगे चीज़ों को। तो आर्टिकल 61 महाभियोग की बात करता है और आर्टिकल 62 पद की रिक्ति के नियम की बात करता है। तो हमने आर्टिकल 62 पढ़ लिया, अब एक बार 61 भी देख लेते हैं कि महाभियोग की शुरुआत कैसे होती है। इम्पीचमेंट आर्टिकल 61। देखिए बस इसका एकमात्र आधार है, आप केवल एक ही आधार पे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चला सकते हैं और वो आधार है संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझ सकते हो संविधान का पावर, ठीक है। तो संविधान का अतिक्रमण, अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप उपराष्ट्रपति पढ़ोगे तो उसमें प्रस्ताव जो होता है उपराष्ट्रपति को हटाने का, वो केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाता है, केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। लेकिन यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। उसके लिए शर्तें क्या क्या हैं, कौन कौन से शर्त हैं अनिवार्य है, वो हम देखेंगे। कि प्रस्ताव पेश करने के कम से कम 14 दिन पहले आपको एक नोटिस देना होगा राष्ट्रपति को कि हम आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। अब वो भी लिखित रूप में नोटिस देना होगा और उसमें सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। राष्ट्रपति का महाभियोग इतना आसान नहीं है और यही कारण रहा है कि अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया भी नहीं गया है। तो क्या वो शर्तें हैं? तो पहला शर्त यह है कि 14 दिनों की पूर्व नोटिस मिलनी चाहिए उन्हें लिखित रूप में। और दूसरा शर्त यह है कि आपको आपके उस सदन के, जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया, शुरुआत किया गया जहाँ से, वहाँ के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उस प्रस्ताव को उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत, जिसे हम विशेष बहुमत कहते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत से उस सदन में पारित होगा पहले वो। फिर क्या होगा? वो दूसरे सदन में जाएगा। देखो मैं तुम्हें पूरा प्रक्रिया बताता हूँ, सुनो, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। हमें राष्ट्रपति पे महाभियोग करना है। मैं हूँ एक लोकसभा का मेंबर, मैंने मान लो मैंने शायद क्या पता भविष्य में बन जाऊँ, अभी तो नहीं हूँ, लेकिन भाग्य कौन जानता है। तो मान लो कि मैं एक एमपी हूँ लोकसभा का, लोअर हाउस का। तो हमने प्रस्ताव लाया। अब प्रस्ताव अगर आज मैं लाने वाला हूँ तो आज से 14 दिन पहले मैंने एक लिखित रूप में नोटिस दिया राष्ट्रपति को कि हम आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं। अब हम प्रस्ताव लेके आए 14 दिन बाद। अब उस पर हमारे सदन में जितने भी सदस्य हैं उसके 1/4 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर हस्ताक्षर नहीं होगा तो प्रस्ताव आएगा ही नहीं। 1/4 लोगों का हस्ताक्षर हुआ तब वो प्रस्ताव आया सदन में। अब उस पर वोटिंग होगी। अब वोटिंग होगी तो 2/3 बहुमत से वो पारित होना चाहिए उस सदन में। अगर 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो वो दूसरे सदन में भेजा जाएगा। जैसे कि अगर लोकसभा में शुरू हुआ तो राज्यसभा में, और राज्यसभा में शुरू हुआ तो लोकसभा में। अगर नहीं पारित हुआ तो वहीं पे वो प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। तो 2/3 से मान लिया कि पारित हो गया। अब पारित होने पर वो गया राज्यसभा में लोकसभा से। अब वहाँ पे उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच होगी। जांच कब होगी? जब एक सभा से पारित हो गया दूसरे में गया तो। उसके बाद वहाँ पे भी मतदान होगा। वहाँ पे भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर नहीं पारित हुआ तो प्रस्ताव खत्म। पारित हो गया जिस दिन, उस दिन राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देंगे। महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हुई, राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देंगे, पद मुक्त हो जाएंगे। यही लिखा है कि वो आरोपों की जांच करता है। दूसरा सदन में जांच के बाद प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो उस तिथि से राष्ट्रपति पद मुक्त हो जाते हैं। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो लोकसभा और राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन इनके महाभियोग में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्य के विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसे ध्यान से सुनना। निर्वाचन की बात होगी तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचित। अगर महाभियोग की बात होगी तो इसमें रोल केवल लोकसभा और राज्यसभा का ही होगा और उसके सारे मेंबर्स निर्वाचित और मनोनीत सारे भाग लेंगे। एक चीज़ आप याद रखना, है कंसेप्ट जरूरी है, कहीं भी आपको फंसा सकता है इसमें। तो ये हो गया, राष्ट्रपति साहब पद मुक्त हो गए, ठीक है। आर्टिकल 58
ए राष्ट्रपति पद के अर्हताएं की बात करता है। मैंने आपको बता दिया था कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो और किसी लाभ के पद पे ना हो। ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही। कुछ आर्टिकल देखते हैं। 52 बात करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्र का प्रमुख होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्र का प्रमुख होगा। 53 बोलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 56 बोलता है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी? शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष राष्ट्रपति की पदावधि की बात आर्टिकल 56 में की जाती है। और 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति इस देश में कितनी बार भी चाहे निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आप 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हो जीवन में। इसलिए आपने अगर अमेरिका के इतिहास को देखा होगा, अमेरिका को पढ़ा होगा, जाना होगा, तो आपने देखा होगा कि जो सेकंड टर्म होता है राष्ट्रपतियों के, उसमें वो बहुत आक्रामक और बहुत ही रेडिकल, बहुत ही एग्रेसिव डिसीजन लेने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद हमारी राजनीति खत्म है, हम तीसरे बार तो चुने जाएंगे नहीं, तो जो करना है दूसरे बार में ही कर लो। आप जॉर्ज बुश को देख सकते हैं, आप क्लिंटन को देख सकते हैं, अभी के टाइम में आप ट्रंप को ही देख लीजिए। सबसे नया जीता जागता उदाहरण है ट्रंप साहब। दूसरा टर्म है, अपना मनमौजी कर, उनको पता है कि अब इसके बाद तो बनना नहीं है। तो ये हो गया कुछ। अब देखते हैं कि इनका जो वो वोट का जो वैल्यू होता है उसका निर्धारण कैसे होता है, कौन कैसे वोट देगा। तो पहले विधायक के मत का मूल्य देख लेते हैं, एमएलए का। इसमें क्या होता है कि राज्य की जो कुल जनसंख्या है 1971 के अनुसार, मैंने आपको बताया था 1971, राज्य की कुल जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से भाग दे के 1000 से गुना किया जाता है, और उसका जो वैल्यू आता है वो क्या बोलते हैं, वो इनका मत का मूल्य होता है। मैंने बताया था आपको कि 4th अमेंडमेंट के अनुसार बस 2026 तक के लिए 1971 की जनगणना को ही आधार माना गया है, जब तक 2026 का जनगणना ना हो जाए। सांसद के मतों का मूल्य क्या होता है? तो जो राज्य के विधायकों का कुल मतों का कुल मूल्य हुआ, उसको सांसद के निर्वाचित सदस्यों के कुल संख्या से भाग दिया जाता है, और जो बच के आता है वो सांसद का मूल्य हो जाता है। मैंने आपको बताया कि निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हमने शक्तियां देख ली। कार्यपालिका शक्तियां क्या है कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। वह प्रधानमंत्री, मंत्रियों, महान्यायवादियों और राज्यपालों की नियुक्ति करता है। ये हमने अभी देख लिया था, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ बस। विधायी शक्तियां भी हमने पढ़ लिया कि संसद का सत्र बुलाना, लोकसभा भंग करना, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करना, पॉकेट वीटो और निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करना, ये भी हमने देख लिया। अब देखते हैं न्यायिक व क्षमादान। ये भी आर्टिकल 72 के तहत हमने आपको बताया था कि कौन कौन से वो है। इसके बाद आता है ट्रिक, कि आप याद कैसे रखोगे राष्ट्रपति की क्रम को, कैसे याद रखोगे, उसका एक ट्रिक है हमारे पास। वो ट्रिक ये है कि राज की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की, और राम की द्रौपदी बनी। चलिए डिकोड करते हैं इसको। एक लाइन है, एक लाइन आप अगर रट लो तो चीज़ें याद हो जाएगी। राज से हो गया राजेंद्र प्रसाद, राज से हो गया राजेंद्र प्रसाद। राज की राधा, राधा मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राज की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। जाकर मतलब जाकिर हुसैन, गिरी से हो गया बीवी गिरी, फखरुद्दीन से हो गए फखरुद्दीन अली अहमद, रेड्डी की जेल में, रेड्डी से नीलम संजीव रेड्डी, जेल से ज्ञानी जैल सिंह। ये इतने हो गए। राजा की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। रमाशंकर यानी आर वेंकट रमन, और शंकर से हो गए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एसडी शर्मा। नारायण से के.आर. नारायण हो गए प्रथम दलित राष्ट्रपति। फिर कलम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फिर हो गई कलम से प्रतिभा यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। निकली प्रणब की मतलब प्रणब मुखर्जी। और राम की द्रौपदी बनी रामनाथ कोविंद और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये है राष्ट्रपति का क्रमानुसार ट्रिक। एक बार हम देखेंगे, फिर से हम याद करेंगे राष्ट्रपति के क्रम को एक सिंपल ट्रिक के मदद से।
वो ट्रिक ये है कि राज की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। राज से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकर से डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिरी से बीवी गिरी, फखरुद्दीन से फखरुद्दीन अली अहमद, रेड्डी से नीलम संजीव रेड्डी, जेल से ज्ञानी जैल सिंह। फिर तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। रमाशंकर में रमा से आर वेंकट रमन, शंकर से शंकर दयाल शर्मा, नारायण से के आर नारायण, कलम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब की मतलब प्रणब मुखर्जी, राम की द्रौपदी बनी, राम से रामनाथ कोविंद और द्रौपदी से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये था राष्ट्रपति का शॉर्ट ट्रिक। आप इसको एक बार सेंटेंस से याद कर लीजिए, फिर आपको चीज़ें एकदम क्रमानुसार याद होगी, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहीं तक था जो भी था। अब हम चलेंगे इसके PYQs पे कि स्टेट PCS यूपी PCS ने क्या पूछ रखा है इस टॉपिक से। अब हम उस पर जाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आई थिंक 40 से 45 क्वेश्चंस अभी तक पूछा है। तो आप इसी हिसाब से समझ सकते हैं कि ये चैप्टर कितना रेलेवेंट है, कितना ज़रूरी है। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप इसमें फंसे ना रहें। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करेंगे इनको, कुछ ज़्यादा है नहीं है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमने अभी किया था इसको, आपको याद होगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष किया जाता है कि नहीं किया जाता है? हाँ बिल्कुल किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, नहीं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति PM के द्वारा की जाती थी, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती थी। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, हाँ, इनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर C, 1 और 3 ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? जस्ट ए मिनट, थोड़ा एक मैसेज आ गया। हाँ, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है बताइए? भारत का महान्यायवादी, हाँ करता है, अटॉर्नी जनरल का। CAG का बिल्कुल करता है। राज्य के राज्यपाल का, हाँ इसका भी करता है, मतलब तीनों का करता है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी। 203, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पे कार्य नहीं किया था? मैंने आपको ये बताया है। चलिए देखते हैं इसको भी। नीलम संजीव रेड्डी, नहीं, नीलम संजीव रेड्डी नहीं थे। आर वेंकट रमन, हाँ उपराष्ट्रपति थे। SD शर्मा, हाँ ये भी उपराष्ट्रपति थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी उपराष्ट्रपति थे। तो बच कौन से गए? नीलम संजीव रेड्डी, एकमात्र ऐसे जो निर्विरोध चुने गए थे। आपको याद होगा, मैंने बताया था जब, तो आपका ध्यान होगा क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाए तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करता है। मैंने आपको बताया था, याद करो। राष्ट्रपति अगर ना हो तो उपराष्ट्रपति, अगर वो भी ना हो तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो भी ना हो तो SC के वरिष्ठतम जज। ठीक है, ये हायरार्की आपको याद होगा। तो राष्ट्रपति भी नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है। तो इनके बाद किसका था? CJI, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 2014 का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? इसलिए अभी भी न्यूज में है क्योंकि एडवर्ड लुटियंस की प्रतिमा को हटा दिया गया वहां पर से, राष्ट्रपति भवन से। तो इन्होंने ही डिजाइन किया था राष्ट्रपति भवन को, इसलिए उस एरिया को लुटियंस दिल्ली बोलते हैं। दिल्ली 2 है, एक लुटियंस दिल्ली जहाँ पे देश के दिशा और दशा तय करने वाले लोग रहते हैं, एक लूटा हुआ दिल्ली जहाँ हम लोग रहते हैं। तो अगर लूटा हुआ दिल्ली से लुटियंस दिल्ली का सफर तय करना है तो फिर मन लगा के पढ़िए, तैयारी करिए। वो दिन दूर नहीं हुआ कि आप लुटा हुआ दिल्ली से अपना ट्रॉली उठाएं, अटैची उठाएं और लुटियंस दिल्ली जाएं, वहाँ की भव्यता को देखें। वहाँ की ज़िंदगी दिल्ली के बाकी क्षेत्रों की ज़िंदगी से काफ़ी अलग है, एक अलग ही दुनिया है। कभी मौका मिले तो घूमना भी।
बाकी पढ़ो, जैसे ही सिलेक्शन होगा लुटियंस दिल्ली भी जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक। देखो अनुच्छेद 108 आपको याद रहे चाहे नहीं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बैठा बुलाता है आपको याद होगा, हमने बताया था राष्ट्रपति के द्वारा जब मैंने आपको विधायी शक्तियां पढ़ाई थी। ऑप्शन नंबर ए। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? मैंने आपको बताया था आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है किसमें? राष्ट्रपति में। आर्टिकल 53 देखो लगातार पूछ रहा है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक भाग है। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं कि संसद में 3 आते हैं, संसद में 3 आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इस हिसाब से संसद का एक संगठक भाग है, सही बात है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, हाँ ये भी सही बात है बिल्कुल। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये भी सही बात है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं बात है। अध्यादेश लागू करने के लिए प्रॉपर प्रोविजंस दिए गए हैं कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जब आप अध्यादेश लागू कर सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट है, इसमें भी कंडीशंस है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। इसको देखते हैं, राष्ट्रपति संसद का भाग है, अभी बताया मैंने, एकदम सही बात है, भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, ये भी सही बात है। बीच में क्योंकि लगा के देखे, राष्ट्रपति संसद का भाग है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है, एकदम सही बात है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ये आर्टिकल 160 है, या पढ़ोगे तब जब राज्यपाल पढ़ोगे, ठीक है। अभी आप बस इतना याद रखो, ये राज्यपाल का क्वेश्चन है, यहाँ पे डाल दिया बस इन लोगों ने। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण। सर्वसम्मति मतलब निर्विरोध। निर्विरोध देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि हाँ सर ने बताया था, न से निर्विरोध न से नीलम संजीव रेड्डी, ऐसा ट्रिक याद रखना, नी से निर्विरोध और नी से नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, इसके द्वारा? महाभियोग द्वारा। ये भी मैंने आपको बहुत डीप में बताया अभी। देखो सारे बन जा रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक बार क्लास कर लो तो यहाँ से चीज़ें गलत नहीं होगी। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में बताओ? आर्टिकल 61, आर्टिकल 61। राष्ट्रपति को उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, आवश्यक है, बिल्कुल है। पढ़ा लिखा हो, ऐसा नहीं बोला है, अनपढ़ भी होगा आप राष्ट्रपति बन सकते हो अगर आपके पास, समझ रहे हो ना? हाँ तो बस, लेकिन पढ़ना है। अनपढ़ राष्ट्रपति कभी सफल नहीं होते। संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल सही बात है। देश का नागरिक हाँ होना ही चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो। नेक्स्ट है, एक संसद अथवा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु देखो इसमें कंडीशन है कि अगर आप, मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। जैसे संसद सदस्य या फिर राज्य विधानसभा के सदस्य वो किसी लाभ के पद पे नहीं आता है, तो अगर आप संसद के सदस्य हो या राज्य विधानसभा के सदस्य हो तो आप चुनाव लड़ सकते हो। लेकिन अगर आप इलेक्ट हो गए, आप निर्वाचित हो गए, तो जिस दिन आप निर्वाचित हुए उस दिन से आप संसद में हो या विधानसभा में हो, आपकी वहाँ की सदस्यता खत्म हो जाती है। तो यही बता रहा है। तो इसके देखते हैं, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ऐसी बात नहीं है, तुरंत होती है। और ऑप्शन देखते हैं, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, हाँ ये सही बात है, ऑप्शन नंबर सी। जैसे आप निर्वाचित हो गए आपको तुरंत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? सीधा पूछ रहा है यार कि अध्यादेश राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद से लगाता है, तो आर्टिकल 1, 2, 3।
ऐसा लगो कि 1 2 3 चलो अध्यादेश लगाओ। आर्टिकल 123 1 2 3 चलो अध्यादेश लगाओ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताओ? आर्टिकल 123। हाँ तो 356 कुछ भी आपातकाल की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 200 ये भी बताओ, ये राज्यपाल से रिलेटेड है। 360 भी वित्तीय आपातकाल की बात करता है, वित्तीय आपातकाल की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? मैंने आपको पढ़ाया था जब आपको राज्य वाला पढ़ाया था, राष्ट्रपति के पास होता है। आर्टिकल 1 2 3 जब मैं आपको पढ़ाया था उसी में मैंने पढ़ाई था, इसलिए यहाँ पे आपको नहीं बताया है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग? आर्टिकल 61 आपको याद ही होगा। आर्टिकल 61 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है निम्न में से? संसद के दोनों सदनों को? हाँ, किसी से भी आप शुरू कर सकते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा या राज्यसभा दोनों का अधिकार है, अलग अलग नहीं, दोनों को साथ में लेके चलना है। नेक्स्ट, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा, फिर वही कौन लगा सकता है? संसद के दोनों सदन। ये सब एकदम निकाल के ले आना, ये सब गलत हुआ तो फिर मैं बता रहा हूँ क्लास में दिख मत जाना दोबारा अगर एक क्वेश्चन गलत करके आए हो तो। भारत के राष्ट्रपति में महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है? ये भी मैंने आपको बताया था, 14 दिन की। नेक्स्ट, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। किसके बारे में बात किया गया? राष्ट्रपति के बारे में बात किया गया। रबर स्टाम्प आपको याद हो, मैंने शुरुआत इंट्रोडक्शन ही आपकी इससे की थी। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कौन होगा? बिल्कुल सीजेआई होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हालांकि मैंने आपको बताई, अगर ये भी नहीं होंगे तो कौन होगा? कमेंट करना। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर विचार करिए और इन्हें सबसे पहले से आखिरी तक के सही कालानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए, अभी ट्रिक बताया हूँ, अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मुझे तो याद है। इसमें फर्स्ट पे आ जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी, फिर आर वेंकट रमन आ जाएंगे सेकंड पे, थर्ड पे के.आर. नारायण आ जाएंगे और सबसे लास्ट फोर्थ पे एपीजे अब्दुल कलाम आ जाएंगे। तो 1 4 2 3 1 4 2 3। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन ही है, ऑप्शन ए। अब बोलेंगे मुझे कैसे याद है? तो मुझे याद है क्योंकि मैंने ट्रिक रट रखा है, आप भी रट लो वो ट्रिक। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? लोकसभा के चुने हुए सदस्य इलेक्टेड, हाँ होते हैं। राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, हाँ ये भी होते हैं। राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ये भी होते हैं। विधान परिषद के नहीं, ये नहीं होते हैं। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं किसके द्वारा? केवल राज्यसभा के सदस्य? नहीं। केवल लोकसभा के सदस्य? नहीं। राज्य की विधानसभा और लोकसभा के सदस्य? नहीं। राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ये परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? चलिए देखते हैं। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। हाँ सही बात है, मैंने आपको बताया था कि 5 साल पूर्ण होने के पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पे रहेंगे। ये भी सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वो पद पे बना रहेगा। ये भी सही बात है, जब तक कोई नए नहीं आ जाएंगे तब तक वो अपने पद पे बना रहेगा, चाहे उसका कार्यकाल खत्म हो जाए या कुछ हो जाए। ठीक है। चौथा है, निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। नहीं, मैंने आपको बताया था, अगर निर्वाचन मंडल में कोई अपूर्णता हो, कोई ऐसी विधानसभा हो जो विघटित हो, तो ऐसे किसी कारण से चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता है। ठीक है।
नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो ये मैंने अभी आपको बताया नहीं है, लेकिन आपको अब आगे पढ़ने को मिलेगा। जब आर्टिकल आप 111 पढ़ोगे तो उसमें बोलता है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या स्वीकृति रोक सकता है या विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। क्या क्या कर सकता है मैंने आपको बता दिया, लेकिन आर्टिकल कौन सा था? 111। 3 काम कर सकता है, स्वीकृति प्रदान, रोक सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। 3 काम तो 3 1 1 1 1 111 ऐसे याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पे अनुमति रोकने का अधिकार है? यार बताओ कितना मक्खन क्वेश्चन पूछा है। राष्ट्रपति को। अब प्रधानमंत्री मत करके चलाना, बहुत मारूंगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? वास्तविक और लोकप्रिय नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविक कुछ नहीं है। औपचारिक और विधिक, हाँ ये है। राजनीतिक और नाम मात्र, नहीं राजनीतिक है लेकिन नाम मात्र नहीं है। संवैधानिक और नाम मात्र, ये सही है। नाम मात्र और संवैधानिक, ऑप्शन नंबर 2 और 4, ठीक है। राजनीतिक अधिकार इनको प्राप्त नहीं है। उसका यूज इंडिया में प्रधानमंत्री करते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन, ये इसका आंसर मैं बता दूं आपको कि इसका आंसर बीवी गिरी है। बीवी गिरी जो थे वो 2 बार ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष रह चुके थे। AITUC बोलते हैं ना उसको, AI ट्रेड यूनियन काउंसिल। AITUC के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर बीवी गिरी। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? बताइए, कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना बिल्कुल है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार नहीं। मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक को या तो वो स्वीकार कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। लोकसभा को भंग करना हाँ है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना ये भी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे बताओ? पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथे नंबर पे वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर ए। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, निर्विरोध, एन से निर्विरोध और नी से ही नीलम संजीव रेड्डी, आपको याद होगा। किस भारत में से निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? मैं आपको बता दूं कि जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो थे, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, इन्होंने एक बार राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, ठीक है। तो ये आप याद रखना, मुझे एग्जैक्ट शायद याद भी थी। हाँ, हुआ क्या था कि राष्ट्रपति का पद खाली था, उपराष्ट्रपति के पद पे बीवी गिरी थे उस टाइम। तो जो बीवी गिरी थे उपराष्ट्रपति के पद पे थे, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब ऑप्शन क्या था? राष्ट्रपति भी नहीं थे, उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, तो बचे कौन? CJI। तो उस समय CJI थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, वही राष्ट्रपति का उन्होंने, वो राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? बताइए, उस इलेक्टोरल में कौन नहीं है? निर्वाचित सदस्य लोकसभा के हाँ हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी हैं, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी हैं, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? सेम क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य? बिल्कुल नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर 1 जिस लिस्ट में है उसको गलत काट दीजिए, तो खुद से ऑप्शन निकल जाएगा। ऑप्शन बी और 2 और 3, राज्यपाल और उपराज्यपाल भी नहीं है, तो 2 और 3 ही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? मैंने आपको बताया था 6 माह, 6 माह के अंदर वो जगह फुल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, बस अब कुछ नहीं है। नेक्स्ट, यहीं पे आपकी क्लास खत्म होती है। थोड़ा लंबा चला गया है क्योंकि राष्ट्रपति बहुत बड़ा पद जैसे वैसे ही बहुत बड़ा टॉपिक भी है। हमने इसको हॉलिस्टिक तरीके से कवर किया, ओवरऑल कवर किया। आपको अब किसी भी एग्जाम के लिए, इवन UPSC तक के लिए, उसके प्रीलिम्स तक के लिए किसी और एक्स्ट्रा चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने इस लेवल पे इसको कवर किया है।
थोड़ा समय लगा है लेकिन चीज़ें अच्छे से हुई है। आप आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, और इसकी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करना, अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास के साथ। धन्यवाद।